स्वागत है आपका सोनम राजा रघुवंशी केस के पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख के आइए और फिर हम आगे की कहानी साथ में शुरू करेंगे। लगभग दोपहर 2 बजे जब सभी वाइसोडोंग फॉल की पार्किंग में पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। जब राजा सेल्फी पॉइंट पे पहुंचा तो सोनम मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गई। वो उससे बातें करने लगी, उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सोनम ने पहले ही इशारा कर दिया था तो उन लड़कों में से एक लड़के ने राजा के ऊपर पीछे से एक धारदार हथियार से वार किया। राजा नीचे गिर गया और उसके बाद बाकी 2 लड़कों ने भी राजा पे वार करने शुरू कर दिए। उन पलों में शायद राजा को इस बात का एहसास हो गया होगा कि जिस लड़की के साथ वो ये हसीन पल बिताने आया है वही लड़की उसकी इस हालत की जिम्मेदार है। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। सोनम का एक और इशारा और उन तीनों लड़कों ने राजा को खाई से नीचे फेंक दिया। सच तो ये था कि ये सब एक पल में नहीं हुआ था। सोनम ये सब प्लान कर रही थी तब से जब से राजा के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। राजा को जहाँ पे फेंका गया था वहाँ से उसका मिलना और कुछ भी पता चलना लगभग नामुमकिन था, बट थैंक्स टू मेघालय पुलिस जिनकी वजह से ये केस क्रैक हो पाया। शुरुआत में सोनम यहाँ पे सबको विक्टिम लग रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सारी सच्चाई खुल गई। मेघालय पुलिस ने एक SIT फॉर्म की और उसके साथ ही ऑपरेशन हनीमून लॉन्च किया। उन्होंने होटल के लॉग्स, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया और CCTV को खंगालना शुरू किया। साथ ही जंगल में भी सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया और वहाँ से पुलिस को मिले मोबाइल के कुछ पार्ट्स, एक वाइट शर्ट, राजा का बैग, उसकी मेडिसिन्स और साथ में मिला मर्डर वेपन, खून से सना हुआ एक डाव यानी मशेटी। पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने ये देखा कि ये जो डाव है ये लोकल नहीं है, उसकी बनावट थोड़ी अलग थी। उसका हैंडल प्लास्टिक का था जबकि लोकल एरिया में मिलने वाले डाव के हैंडल्स लकड़ी के होते हैं। और पुलिस को लगने लगा कि राजा की मौत एक साजिश के तहत हुई है। उसके बाद सोनम के बैग से उन्हें सोनम का मंगलसूत्र और उसकी बिछिया मिली, जबकि राजा की गोल्ड चेन और रिंग अभी भी गायब थी। तो पुलिस को सोनम पे शक होने लगा क्योंकि एक न्यूली वेड लड़की अपना मंगलसूत्र उतार के हनीमून पे क्यों जाएगी। फिर क्या था, सोनम के भी कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। वहीं ग्राउंड रिसर्च टीम को एक खून से सना हुआ रेनकोट मिला जो देखने में बिल्कुल सोनम के रेनकोट जैसा लग रहा था। उसे भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। साइबर टीम ने सोनम और राजा का मोबाइल डेटा स्टडी किया। उससे उन्हें कुछ नंबरों का पता चला जिनके साथ सोनम बराबर टच में थी और उन नंबर्स की लोकेशन भी पूरी ट्रिप में सोनम के आसपास की ही आ रही थी। मौत से पहले राजा का आखिरी पोस्ट था, टुगेदर फॉर 7 लाइफ टाइम, 7 जन्मों का साथ। और वहीं सोनम ने राजा के साथ की एक भी पिक अपने सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की थी। और राजा के इसी पोस्ट के बाद सोनम और राजा दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। 6 जून तक SIT टीम ने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे जो इशारा कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड सोनम ही है। इसके बाद SIT टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ 4 नंबर शेयर किए गए क्योंकि वो नंबर इंदौर से ही खरीदे गए थे और उनका एड्रेस भी लोकल था। 7 जून के बाद इंदौर में सर्विलांस शुरू हुआ जिसके बाद 3 नाम सामने आए, आकाश, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। इसके बाद मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची और एक एक करके इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस पहुंची विशाल चौहान के घर जो अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। गिरफ्तारी के बाद हुए कन्फेशन से एक अहम बात सामने आई, एक नाम जो कभी पुलिस के रडार में नहीं था, राज कुशवाहा। और साथ ही उसने अपने साथी आकाश की लोकेशन भी दे दी। उसके बाद आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान सोनम गाज़ीपुर में प्रकट हुई और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पैरेलली राज कुशवाहा और आनंद कुर्मी भी धर दबोचे गए। क्योंकि ये क्राइम मेघालय में हुआ था इसलिए मेघालय पुलिस सारे आरोपियों को अपने साथ शिलांग ले गई। उनके साथ सख्ती से पूछताछ की गई, क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन हुआ और राजा की मौत की तस्वीर साफ हो गई। राजा की मौत की प्लानिंग के दौरान सोनम से आनंद, आकाश
और विशाल को मिलवाने वाला कोई और नहीं, राज कुशवाहा ही था। राज कुशवाहा यूपी का था। अपने पिताजी के गुजरने के बाद वो अपनी माँ और बहनों के साथ इंदौर में ही रहता था। राज कुशवाहा सोनम के फैमिली बिजनेस में बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था और उसे नौकरी पर रखने वाला कोई और नहीं, गोविंद था। और वहीं पे राज की मुलाकात पहली बार सोनम से हुई थी। पूछताछ के दौरान इनिशियली 5 आरोपी शांत रहे, लेकिन जब कबूलनामा शुरू हुआ तो एक ऐसी साजिश सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था कि कैसे रची गई ये साजिश और राजा को निशाना क्यों बनाया गया। जब से सोनम के रिश्ते की बात राजा के साथ शुरू हुई थी, तब से ही सोनम का रोज़ घर पे झगड़ा होता था। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी पता था कि सोनम इस शादी से इनकार कर रही है। जितनी ज़िद्दी सोनम थी, उसके माँ बाप भी उतने ही अड़ियल थे। वो हर कीमत पे सोनम की शादी राजा से करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक सोनम के लिए राजा से बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता था। लेकिन क्या राजा के लिए सोनम बेहतर थी? उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके सोनम को शादी के लिए राज़ी कर दिया, लेकिन सोनम ने उन्हें धमकी दी थी कि शादी के बाद जो होगा उसके अंजाम के लिए वो रेडी रहे। और उस धमकी को सोनम के माँ बाप ने बहुत ही कन्वीनियंटली नज़रअंदाज कर दिया। जहाँ एक तरफ सोनम शादी के दौरान होने वाले फंक्शंस के लिए राजा के साथ अपने कपड़ों की मैचिंग बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो राजा की मौत की प्लानिंग कर रही थी। शादी के बाद भी सोनम और राज बराबर संपर्क में रहे और मर्डर का प्लान डिस्कस करते रहे। 15 मई यानी शादी के चौथे दिन सोनम रीति रिवाज के अनुसार अपने मायके गई, लेकिन उसे वापस ना आना पड़े इसलिए उसने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 16 मई की रात 9 बजे से लेकर सुबह तड़के 6 बजे तक सोनम और राजा दोनों कॉल पे थे और वहीं फाइनलाइज हुआ था राजा की मौत का प्लान। राज के ही कहने पे सोनम ने गुवाहाटी की टिकटें बुक की और सरप्राइज़ की आड़ में राजा को राज़ी कर लिया। 17 मई को इस प्लान को फाइनली डिस्कस करने के लिए सोनम और राजा एक कैफ़े में उन तीनों लड़कों के साथ मिले। आनंद कुर्मी की आईडी से लिए गए सिम सोनम और उन तीनों को दे दिए गए। साथ ही उन तीनों को ट्रेन की टिकट्स और 50,000 रुपये दिए गए ताकि इस प्लान को स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। प्लान के अकॉर्डिंग राज कुशवाहा वहीं इंदौर में रह के अपने डेली रूटीन को फॉलो करता रहा। इसके बाद 19 मई को वो तीनों गुवाहाटी पहुँचे और वहीं रेलवे स्टेशन से उन्होंने 2 हथियार खरीदे और अलग अलग जाके रेकी करने लगे कि कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। 20 मई को जहां राजा और सोनम रुके थे, वहीं से लगभग 1 किलोमीटर दूर आनंदा लॉज में इन तीनों ने भी रूम ले लिया। उसके बाद जहां जहां भी राजा और सोनम घूमने गए, उनकी लाइव लोकेशन सोनम इन लोगों के साथ लगातार शेयर करती रही और वो भी आसपास घूमते रहे मौके की तलाश में। गुवाहाटी में मौका ना मिलने पे ट्रिप एक्सटेंड हुआ मेघालय के लिए और ये तीनों भी पीछे पीछे मेघालय पहुंच गए। सोनम हर हाल में राजा को मौत के घाट उतारना चाहती थी। पहला प्लान था कि वो सेल्फी लेने के बहाने इन तीनों की मौजूदगी में राजा को खाई से धक्का दे देगी। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि राजा ट्रैक के लिए पैकिंग करता हुआ दिखता है और वहीं सोनम लगातार फ़ोन पे लगी है। दरअसल वो राजा की मौत का जाल बुन रही है। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी तेज़ बारिश की वजह से ये प्लान फेल हो गया। सोनम के दिल में इतनी नफ़रत भरी थी कि वो अब रुकने वाली नहीं थी। बारी आई प्लान बी की, जिसके मुताबिक राजा को एक सुनसान जगह पे ले जाके इन तीनों से कत्ल करवाना था। सोनम ने राजा को मारने के लिए 2 स्पॉट चुने थे, एक मौला खयात और दूसरा वाइसोडोंग वाटरफॉल। मौला खयात पहुंचने के बाद इन तीनों ने राजा को मारने से इनकार कर दिया, जो सुन के सोनम घबरा गई, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे इंदौर जाके राजा के साथ नहीं रहना था। और इसी घबराहट में उसने उन तीनों को 20 लाख का ऑफ़र कर दिया और इसके लालच में आके वो राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। वाइसोडोंग के रास्ते में सोनम ने राजा का फ़ोन ये कह के बंद करा दिया कि उसके फ़ोन पे आने वाले बार बार कॉल्स और मैसेजेस से उनका पर्सनल टाइम डिस्टर्ब हो रहा है
और सोनम के इरादों से अनजान राजा ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। जब राजा सेल्फी पॉइंट पे खड़ा था तो सोनम उसके सामने आ गई और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे बातें करने लगी। मौका पाके विशाल ने पूरी ताकत से राजा के ऊपर हमला कर दिया। राजा ज़मीन में गिर गया। दूसरा बार आकाश ने और उसके बाद आनंद ने उसके ऊपर हमला किया। राजा की डेथ ऑन द स्पॉट ही हो गई और इसके बाद इन तीनों ने 4 फुट ऊंची रेलिंग से राजा को खाई में फेंक दिया। सोनम ने बड़ी आसानी से राजा को अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन अब इन तीनों को इस कत्ल को रॉबरी का रूप देना था ताकि सोनम विक्टिम दिख सके। और इसके लिए भी 2 प्लान थे। पहला ये कि सोनम खाई से गिर के नदी में बह गई और वहाँ से बच के वापस आई, और दूसरा प्लान था कि सोनम की ही कद काठी की एक लड़की को मार के उसे स्कूटी के साथ जला देना, ताकि सबको ये लग सके कि राजा के साथ साथ सोनम का भी मर्डर हो गया है। और दोनों ही प्लानों को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी था सोनम का गायब होना, और उससे भी पहले ज़रूरी था सबूतों का मिटना। और इसीलिए आकाश ने अपनी खून से सनी हुई शर्ट खाई में फेंक दी और सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया पहनने के लिए। सोनम ने फिर राजा का मोबाइल तोड़कर खाई में फेंक दिया और उन तीनों आरोपियों के साथ एडी व्यू पॉइंट पे पहुंच गई, जहां पे आकाश ने सोनम का रेनकोट उतार के उसे भी फेंक दिया क्योंकि उस पर भी खून लग चुका था। यहाँ से सोनम बुर्का पहन के आकाश के साथ पुलिस बाज़ार की तरफ चली गई और आनंद राजा की स्कूटी को लेके ढाबे पे छोड़ने चला गया। वहाँ से सोनम ने टैक्सी की गुवाहाटी के लिए, फिर उसने बस ली सिलीगुड़ी के लिए। उसके बाद एक बस बदल के वो पटना पहुँची और उसके बाद बाय ट्रेन लखनऊ, यानी आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी 4 स्टेट क्रॉस करके 25 मई को सोनम इंदौर पहुंची और वहां एक फ्लैट में छुप के रहने लगी, जो विशाल चौहान ने पहले से ही सोनम के लिए ले रखा था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। इन सब को लगा था कि राजा की बॉडी कभी नहीं मिलेगी और कुछ महीनों बाद सोनम किडनैपिंग दिखा विक्टिम बन सबके सामने आ जाएगी। जब राजा की बॉडी डिस्कवर हुई और गाइड ने सोनम और राजा को 3 लोगों के साथ देखने की बात कही तो राज घबरा गया। उसने सोनम को फ़ोन किया कि वो सिलीगुड़ी के लिए निकले और वहाँ पे रीअपियर होकर किडनैप होने का नाटक करे। सोनम सिलीगुड़ी के लिए निकली ही थी कि तभी विशाल और आकाश की गिरफ्तारी की खबर राज को पता चली और उसने सोनम को कहा कि वो जहाँ कहीं भी है सामने आए और अपनी फैमिली को कॉल करे और ये नाटक करे कि वो किडनैपर्स के चंगुल से भाग के आई है। वो सामने तो आई, लेकिन तब तक उसका सारा भांडा फूट चुका था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हर केस की तरह इस केस में भी एक अहम सवाल था, मोटिव। अगर फोर्स्ड मैरिज को मोटिव माने तो सोनम के माँ बाप भी राजा के गुनहगार थे। वो चाहती तो अपने घर में बगावत कर सकती थी, अपना घर छोड़ के जा सकती थी, राजा को सच बता सकती थी। क्या पता राजा खुद इस शादी से इनकार कर देता, लेकिन नहीं, उसने तो इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। खुश होने का नाटक करती रही। जब राज और सोनम के अफेयर की बातें सामने आने लगी तो ये भी सामने आया कि राज सोनम को अपनी बहन मानता था, उससे राखी बंधवाता था। सोनम के अपने भाई गोविंद ने इस बात की पुष्टि की है कि राखी वाले दिन राज गोविंद से भी पहले राखी बंधवाने आता था। पूछताछ के दौरान दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालने लगे, लेकिन बाद में राज ने ये कबूल किया कि वो ही इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। ज़बरदस्ती हुई शादी के अलावा कोई और एंगल सामने नहीं आया। पुलिस की करंट इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग भी राज और सोनम ये दोनों रिलेशनशिप में थे और उनके बीच में आए हुए इंसान यानी राजा को उन दोनों ने अपने रास्ते से हटा दिया। Frankly speaking, I still find it very difficult to accept the motive that has been given by the accused. On the surface of it appears to be the love angle, the love triangle rather. But personally, I wouldn't say that could be the only motive. अपराध एक होता है और कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको शादी नहीं करनी तो मत करो, अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लो। अगर वो ना माने तो जिसके साथ रिश्ता तय हुआ है उसे बता दो। लेकिन सोनम ने जो रास्ता लिया वो बिल्कुल ही गलत था। जिस तरीके से इस केस में
राजा जैसे सीधे साधे इंसान को छल कपट के साथ फंसा के मार डाला गया, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। आपको क्या लगता है, जो हुआ उसके लिए सिर्फ सोनम को ज़िम्मेदार ठहराना सही है? क्या उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उसका भाई गोविंद उसकी मदद नहीं कर सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। आपके विचार जान के मुझे खुशी होगी। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।